हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वो जो मूंगतर हमने दिखाया था उसी मूंगतर के विषय में हम बता रहे हैं दोबारा, ये दूसरा वीडियो में। वो वीडियो किसी कारण ख़राब हो गया तो आप लोग बता रहे हैं। ये चाय का प्रचार 1834 में भारत में अंग्रेजों ने किया, उसके विषय में हम बता रहे थे। तो देखो, चाय में यह गुण है कि आपके जो लीवर है, जिसको आंत कहते, उसमें पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है। अन्न चूस करके जो रस ले करके खून बनाता है, उस थीन नाम का जहर जो है छिद्रों को बंद कर देता है। अन्न नहीं पचता है तो लोग तो कहते हैं कि हमको भूख नहीं लगता, गैस बनने लगता है। तो खून नहीं बनेगा तो स्वतः है आपके शरीर में कमजोरी आना ही आना है। कमजोरी का ये कारण है। फिर दूसरी बात, ये लोग क्या किए कि भारत में रासायनिक खादों का प्रचार प्रसार करवाए खूब तेज़ी से। हमारे ये सामने का बात है, हमने 1974-75 से पहले ही जानकारी है, 70 में ही हमने देखा था। चांद मार्क नाम का एक आता था खाद, वो थोड़ा थोड़ा लोग डालते थे, उससे जो है उपज बढ़ने लगा। अब ये जो लोग, उसमें क्या गुण है कि देखो, आपके ज़मीन में जो उर्वरक क्षमता है उसको खींच करके वो फसल में देता है, और अपना ये शक्ति कुछ नहीं देता, बल्कि मिट्टी को ऊसर बनाता है, मिट्टी को शक्तिशाली नहीं बनाता। अगर आप लोगों को मिट्टी को शक्तिशाली बनाना है तो गोबर के खादों का आप लोग प्रयोग करें। गोबर के खादों से आपकी मिट्टी अच्छी मजबूत होगी। तो देखो, ये भारत को ये बलहीन शक्तिहीन बनाने का उद्देश्य था रासायनिक खाद से। रासायनिक खाद के अंदर क्या है, आपके खाद्य पदार्थ को जहरीला बनाता है। फिर ये लोग क्या किए, एलोपैथ का बढ़ावा दिए, आयुर्वेद को बर्बाद किया। भारत में अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद बर्बाद किया। आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, हमारे भारतीय परंपरा जो कुछ था, उस सब को प्रतिबंध लगाया गया। फिर हमारा समाज एलोपैथ अपना लिया। एलोपैथ के कारण एक बीमारी को ख़त्म करता है और 10 बीमारी को बनाता है। इसका ये बहुत बड़ा गुण है। देखो, इसमें यह भी गुण है कि ये क्या करता है, किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं करता। ये ऊपर ऊपर गया, और जैसे एक झड़बेरी होता है ना, बैर का पेड़, उसको ऊपर से जैसे लेकर के कोई आरा पहुंचा या कुल्हाड़ी लेकर के पहुंचा, ऊपर से काट करके गिरा दिया, पेड़ जड़ से उखड़ा नहीं, पेड़ का जड़ नीचे रह गया ज़मीन के अंदर। वो क्या करता कि उसमें से एक पेड़ के बजाय 10 पेड़ बन जाता है। यही बात है एलोपैथ का। एलोपैथ क्या करता है कि एक बीमारी को थोड़ा दबाया, जड़ से ख़त्म नहीं किया, उसमें से 10 बीमारियां बन गई। लेकिन असरदार थोड़ा दिखाई देने के कारण इसमें गर्मी है, असर दिखाया। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल में क्या गुण है, थोड़ा देर जा कर के आपके दर्द के असर को थोड़ा कम किया, शांत कर दिया, तो आप समझे कि हमारा दर्द ख़त्म नहीं हुआ, वो शांत कर दिया, दवा का असर ख़त्म हुआ, वो फिर जो है अपना वो दर्द का बढ़ना चालू हो गया। तो देखो, ये सब गुण है। फिर यहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ, अंग्रेजी खाद भारत में बढ़ा करके यहाँ ये लोग बर्बाद किए। दूसरी चीज़, अश्लीलता का बढ़ावा दिए। अश्लीलता का बढ़ावा दे करके हमारे समाज में, हमारे जवानों में ये कायरता वाला सिद्धांत लागू हुआ। देखो, अश्लील फिल्म और अश्लील उपन्यास उसी समय का है। फिर भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद उस समय तो फिर भी अंग्रेज़ों के समय में तो कुछ ठीक था, अंग्रेज उतना बर्बाद न कर सके। लेकिन अंग्रेज़ों के मानस पुत्र, लॉर्ड मैकाले का मानस पुत्र नेहरू उस चीज़ का बढ़ावा दिया। गांधी जानते थे कि ये नेहरू भारत को बर्बाद करेगा, फिर भी इसको प्रधानमंत्री बनाए। वास्तव में बनाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन नहीं बनाए। फिर ये नेहरू का किया, अश्लीलता का बढ़ावा दिया। अश्लीलता का बढ़ावा दे दे करके समाज को बर्बाद किया। अश्लीलता के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर वृक्ष जो है, वृक्ष क्षरण होने लगता है। जब क्षरण होने लगेगा तो हमारे जवानों में, हमारे देह में, आपके देह में, शरीर में कमी आएगी, शरीर मजबूत नहीं होगा, और चाय शरीर को बर्बाद किया। फिर यहाँ चाय का बढ़ावा दे दे करके शरीर को कमज़ोर किया गया। फिर अब लोगों में आदत पड़ गई, हमें क्या करना है भाई शरीर को लेकर के। ये भी समझाया ये नेता, अरे भाई ये शिक्षा का युग है, विज्ञान का युग है, शरीर को क्या लेना देना है,
शरीर जैसा हो दुबला पतला उसमें कोई लेना देना नहीं। अब तो राइफल और मशीन गन का समय है, पिस्टन का समय है। उठाओ, अब जो है देह से कुश्ती लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हथियार उठाओ, घोड़ी दबाओ, हजारों को मार डालो। अरे दिमाग से काम लेना है, देह का क्या ज़रूरत है? अरे मूर्ख, इसी देह के अंदर ये दिमाग है। अगर देह नहीं मजबूत रहेगा तो दिमाग मजबूत कभी नहीं हो सकता है। ये सदा बात ध्यान रखना। हमारे ये समाज मूर्ख दूध बहुत बनाता है घर में, भैंस और गायों से दूध निकालते, लेकिन वो दूध को क्या करते? चलो हमें दूध दही को क्या करना है, चाय भर का रख करके सारा दूध जाने दो, दुकान में चाय की दुकान में चले जाने दो, जिसको मर्जी हो ले ले जाए, वो जैसे मर्जी हो खाए। हमें तो क्या करना है, पैसा आ जाएगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें इस तरह का महल चाहिए, वो बिल्डिंग चाहिए और फैशन चाहिए। और मिट्टी से वंचित रखा गया। भाई धूल मत लगाओ देह में, मिट्टी से बीमारियां होती हैं। अरे मूर्खों, जरा ये ध्यान तो दो, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी से, जल से कई बीमारियों को दूर करने की पद्धति बताई गई है। मैं नहीं कहता हूँ, जो तो नहीं हमारे बातों पर विश्वास है। प्राकृतिक चिकित्सा उठा करके प्राकृतिक चिकित्सा में देखो, मिट्टी से कैसे जो है शरीर की बीमारी को दूर किया जाता है, तेल मालिश से शरीर की बीमारी को कैसे किया जाता है दूर, और व्यायाम से कैसे शरीर की बीमारी को दूर किया जाता है, वो बता रहा है। मेरे बातों पर भरोसा मत करो, अपने जो है प्राकृतिक चिकित्सा उठा करके पढ़ लो। सूरज के प्रकाश से बीमारी दूर करने के उसमें सिद्धांत दिया गया है, मिट्टी से, जल से और मालिश से। फिर एलोपैथ का क्या ज़रूरत? लेकिन ये सब साजिश के तहत ये काम हुआ है। और देखो, दूध ऐसा पोषक तत्व है, पोषक तत्वों का खजाना है, सभी पोषक तत्वों का खजाना है दूध। दूध में कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन पाया जाता है, उसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, हर तरह का विटामिन है। जब लोग हमारे समाज में दूध का उपयोग करते थे तो कोई बीमारी नहीं थी। खान पान में देखो, सारी खाद्य पदार्थ में विटामिन है, और विटामिनों के कमी से सारी बीमारियां होती है, खनिजों की कमी से सारी बीमारियां होती है। देखो खाद्य पदार्थों में कमी आ गई, खाद्य पदार्थ जो हैं जहरीले हो गए, जैसे कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं जहरीली हैं, इससे जो खाद्य पदार्थों में उसमें जो जहर भरता है, वो खाद्य पदार्थ के जहर से हमारे शरीर में बीमारियां बनती है। रासायनिक खादों से जो है जहरीला अनाज हो गया। अगर आप लोगों को विष मुक्त अनाज चाहिए तो गाय के गोबर से और मूत्र से खाद बनाओ, और खाद बना करके उसकी पद्धति है 10 किलो गोबर, 10 किलो गाय का मूत्र, आधा किलो कैसा भी सड़ा गला गुड़, और आधा किलो 1 किलो उसमें कैसा भी सड़ा गला बेसन डाल दो। फिर बर के या पीपल के पेड़ के एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के डाल दो वहाँ के बर पीपल के पेड़ के नीचे की, और उसको किसी ड्रम में या किसी टंकी में रख दो। उसको लकड़ी से चलाते रहो, 15 दिन के बाद वो खाद बन करके तैयार हो जाएगा। उस खाद का छिड़काव करो मिट्टी में, ऐसे करके आप खेत अपना मजबूत बनाओ और जहर मुक्त अनाज तैयार करो, शुद्ध अनाज खाओ, बीमारी से दूर हो जाओ। लेकिन देखो, मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, गाय और भैंस घर में पालो, दूध खाओ, सारी बीमारियों को भगाओ। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत थी कि कोई बीमारियां नहीं थी, ना के बराबर थी। उस समय 1% था, आज 100% हो गया, अभी और बढ़ता ही जा रहा है। नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है, कारण कि हमारे खाद्य पदार्थों में कमी आ गई, हमारे मेहनत में कमी आ गया। फिर अश्लीलता के कारण, मिट्टी का उपयोग न होने के कारण, देखो आज से 50 साल पहले गांव-गांव में अखाड़ा हुआ करता था। आज बच्चों से पूछो, गांव के बच्चे कहेंगे अखाड़ा क्या होता है, आप हमको बताओ, अखाड़ा का नाम ये भूल गए। लेकिन हमारे जवान उस समय क्या करते थे कि सुबह उठे 4 बजे, कंधे पर लठ रखे और लंगोटा रखे, 1 लोटा जम के पानी पिए और बाहर मैदान में निकल गए। बगीचे में अखाड़ा होता था, पहले जा कर के तेल मालिश करते थे, तेल मालिश करने के बाद उसके बाद देह में मिट्टी मालिश होता था, उसके बाद कुश्ती होता था। तो जो आज शहरों में जो जिम हो रहा है वो घर के अंदर होता है।
ये घर के अंदर का विषय नहीं है। बाहर में करोगे तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, घर में करोगे तो क्या मिलेगा? वो तो प्रदूषण मुक्त है नहीं, वो प्रदूषण से भरा हुआ। घर के अंदर का शुद्ध हवा नहीं, गर्म है। बाहर में उस समय अखाड़ा होता था, तो अखाड़ों में जाओगे, लड़ोगे, तो उससे क्या होगा? व्यायाम करोगे तो शरीर से जहरीला हवा, गंदा हवा बाहर निकलेगा। बाहर का शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश करेगा, आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। और वो भी अंधेरे में ही, सुबह में। ये नहीं कि सूर्योदय हो जाने के बाद। व्यायाम करते थे कब लोग? सूर्योदय होने से पहले ये सारा काम हो जाता था। कारण कि बचपन में हमने किया है। हमारा भेष देख रहे हो, मैं एक सखी संप्रदाय का साधु, इसलिए हमारा भेष है। हमने भी पहले कसरत किया है, कसरत लड़ा हूँ, मेहनत किया हूँ अखाड़ों में जा कर के। लेकिन हमारा सांप्रदायिक हिसाब से आज का वेशभूषा ऐसा है। देखो, मिट्टी लगाने से शरीर के कई बीमारियों को दूर करता है, इसलिए मिट्टी लगाने की पद्धति थी। साथ ही वो मिट्टी, वो अखाड़े कहाँ होते थे? किसी पेड़ के नीचे, और ज़्यादातर नीम का पेड़ अगर रहे पास में, नीम का पेड़ के पत्ता पड़े तो वो मिट्टी औषधि बन जाती है, कई बीमारियों को दूर करता है। और जो पेड़ के जड़ से जो उसमें प्रोटीन और विटामिन मिलता है, उसको अलग। देखो, इस तरह से हमारा देश बीमारी मुक्त था। लेकिन ये साजिश के तहत बीमारियों को बढ़ाई गई। लोग समझे नहीं, आज भी नहीं समझ रहे हैं। अपने को केवल वीआईपी इनके आंखों पर पट्टी बांध करके ऐसा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब इस समय वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग के हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो व्यवस्था था उसको लागू करना चाहते, उस पद्धति को लागू करना चाहते। भारत को हर तरह से सुख और समृद्धि में लाना चाहते। इसलिए हम सबको चाहिए कि उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाए रखें और उनके विचारों पर चलें। अगर उनके विचारों पर चलोगे तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वही वो पद्धति लाना चाहते। हमने जो मूंग दर दिखाया, मूंग दर अब क्यों नहीं भाजने का शक्ति रह गया? अब एक पत्ती बढ़ गई, क्या है? अब थोड़ा शर्म की बात है, आज रात हो या दिन हो, अपने पत्नी के साथ में सोना और बैठना। अरे भाई, बराबर अगर सोओगे बैठेगे तो शरीर बर्बाद होगा। पत्नी के पास पहले भी लोग जाते थे, लेकिन बहुत हिसाब से, पर्दे से ज़्यादा पास में नहीं रहते थे। अब क्या होता है? उससे शरीर का विक्षरण होता है। आपके शरीर का बीज जब क्षरण होगा तो शरीर में शक्ति नहीं बनेगा। इसीलिए कहा गया है, हमारे पहले समय में पूर्वजों ने कहा, पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। पानी का कई मतलब होता है। शरीर के अंदर हमारा और आपके जो बीज है वो पानी है। वो पानी है तो आपका शरीर बलवान है। उसी को गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, बचाओ शरीर में बीज बचाओ, वो रत्न है। आप निरोग रहोगे, बलिष्ठ रहोगे, तभी आसन और प्राणायाम कर सकते हो। आसन और प्राणायाम करने से कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होता है। आपका शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर को निरोग भी बनाता है। सिद्धियां तो आती हैं, साथ ही शरीर निरोग बनता है। आसन करते हो, उस आसन से कई प्रकार की बीमारियां जाती हैं। ये नहीं कि आसन करने से ईश्वर की प्राप्ति ही केवल नहीं, उसके साथ दो चीज़ है, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। उसमें कई बातें छिपी हुई। तो देखो, हमारे समाज को ऐसे ऐसे बर्बाद किया गया है। योग से, साधना से, आसन से, प्राणायाम से ये लोग विमुक्त किए। और इसके साथ एक बात मुझे याद आ गई। देखो, हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे हिंदू समाज के विद्यालय में धर्म ग्रंथ पढ़ाने पर प्रतिबंध था। लेकिन इनके ईसाई मिशनरियों में, जहाँ चर्च है, इनका जो कन्वेंट स्कूल चलता है, वहाँ बाइबिल पढ़ाया जाता है। हमारे हिंदू समाज के विद्यालय में धर्म ग्रंथ क्यों नहीं चलाया जाए? ये विचार करने का विषय है। मुसलमानों के जहाँ ये इस्लाम के अनुसार मदरसा है, उसमें कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ अधर्म तो आएगा ही आएगा। बाइबिल हो, चाहे हमारा कोई धर्म ग्रंथ हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो,
सभी में अध्यात्म की बातें हैं। देखो, बाइबिल में भी वही बात है, कुरान में भी वही बात है, लेकिन जहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाएगा वहाँ तो नैतिकता रहेगा। नैतिकता रहेगा तो शरीर बलिष्ठ होगा, आप भ्रष्ट नहीं होंगे, और भ्रष्ट नहीं होंगे तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार आतंकवाद नहीं आ सकता है। जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ अधर्म को आने से कौन रोक सकता है। ये साजिश के तहत अंग्रेज इस पद्धति को भारत में चलाए। ये हमारा कैसा शिक्षा नीति होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। साथ ही हमारा राजनीति कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जहाँ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति होगा, धर्मनिरपेक्ष यहाँ राजनीति होगा, वहाँ अधर्म को फैलने से कौन रोकने वाला है। ज़रा विचार तो करो। ये साजिश था अंग्रेजों का मानस पुत्र, ये नेहरू ने बढ़ावा दिया और उसी के नाती पोते आए तो ये बढ़ावा दिए और दे करके हमारे देश को बर्बाद किए। आज अभी वही साजिश चल रहा है कि भारत को बर्बाद करने के लिए। तो हम भारतवासियों से यही कहेंगे, अब वो शिक्षा नीति को परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति जो थी गुरुकुल, अरे गुरुकुल खराब नहीं था भाई, ज़रा विचार करके देखना। अब आज आर्यभट्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं भारत में, ज़रा विचार तो करो। इसी भारत में महर्षि पाणिनि हुए, आचार्य चाणक्य हुए, आज से 2500 वर्ष पहले की बात बताते। महर्षि पाणिनि हुए जो उन्होंने जो व्याकरण लिख दिया वो विश्व सम्राट व्याकरण है। आज से 2500 वर्ष पहले आर्यभट्ट हुए पटना में, उन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र लिख दिया, आज उस ज्योतिष शास्त्र की बराबरी करने वाला कोई माईलाल भारत के ही नहीं विश्व में पैदा नहीं हुआ। जो सूत्र दे दिया, जो गणना करके दे दिया, उसी पद्धति पर पूरा विश्व चल रहा है। जो 7 दिन निर्धारित करके दे दिया दिन, वो 7 दिन ही पूरे विश्व में चल रहा है। केवल शब्दों में अंतर है, लेकिन दिन का नाम वही है। 7 दिन से 8वां दिन कोई नहीं खोज सका। जरा विचार तो कर लो। 9 ग्रह उन्होंने बताया, 9 ग्रह के अलावा 10वां ग्रह कोई बता नहीं सका। है कोई माई का लाल बता दे। देखो, जो हमारे आर्यभट्ट ने जो दूरी लिख दिया पृथ्वी से, सूर्य का, ध्रुव तारा का, ग्रहों का दूरी, वही आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं। तो आज क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं भारत में, ज़रा सोचो तो। आज ये कुछ हमारे देश में ये विदेशी दलाल कहते कि मनुवादी सिद्धांत नहीं लागू होना चाहिए। मनुवादी सिद्धांत में देखो उसी का देन था। यहाँ धनवंतरी पैदा हुए थे, आचार्य आर्य ये जो चरक पैदा हुए थे, जो आयुर्वेद के बड़े दाता माने जाते हैं, उसके पहले धनवंतरी थे। तो देखो भारत में क्यों नहीं पैदा हो रहे, ये गुरुकुल का ही देन था। आज वो गुरुकुल समाप्त हो गया, इसी का कारण है कि भारत में कोई वैसा पैदा नहीं हो रहा है। इसी भारत में ऋषि महर्षि पैदा हुआ करते थे। और देखो उस समय इसी भारत में आज जो जाकर के पाकिस्तान में पड़ गया वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से उत्तर तरफ, वह विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने के बच्चे आया करते थे पढ़ने। अब उस समय भारत के लोग नहीं जाते थे, पूरे विश्व के बच्चे यहाँ आते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो हमारे विद्यालयों को बर्बाद किए। उसके पहले यहाँ मुसलमान आए तो बर्बाद किए। देखो 1193 में बख्तियार खिलजी ने ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, इसको तोड़ा था। वो मुगल तो बर्बाद किए ही, लेकिन आज के मुगलों के गुणगान करने वाले कहते कि मुगल तो यहाँ किए नहीं, ये हमारे भारत के लोगों के ऊपर आंख में पट्टी बांधी जा रही है। क्यों नहीं सोचते हो, ये विचार करो। नालंदा विश्वविद्यालय कौन तोड़ा था, ये आप सबको मालूम है। इस तरह से जब अंग्रेज लॉर्ड मैकाले आया तो यहाँ उस समय में गुरुकुल बहुत चलता था। गुरुकुलों को तोड़ा गया, हर गांव-गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। तो देखो गुरुकुलों को तोड़ा, आचार्यों को मारा गया, पीटा गया, जिंदा जलाया गया, यहाँ तक इतिहास बता रहा है। फिर भी महिमा मंडन करते लॉर्ड मैकाले का, उनके मानस पुत्र दलाल। फिर अकबर का बहुत प्रशंसा करते। जरा विचार तो करो, महाराणा प्रताप
ये अपना गढ़ राज छोड़ करके जंगलों में घास की रोटी क्यों खाए? अरे तुम ही जा खा करके दिखाओ ना। चले जाओगे? कहेंगे लोग कि शौक से छोड़ दिए। तुम भी जरा अपना टूटी झोपड़ी शौक से छोड़ के तो दिखाओ। देखो, कोई शौक से नहीं छोड़ता है। बहुत दुख के कारण उन्होंने छोड़ा होगा, साधारण में नहीं। जब देखे कि हमारा जान इज्जत नहीं बचेगा, नहीं जान नहीं बचेगा, हमारी इज्जत नहीं बचेगी, तब वो छोड़ करके भागे। तो देखो, ये सब आक्रांता थे, भारत को बर्बाद किए, महिमा मंडन करने वाले। ये बात छोड़ो और देश के सपूतों, भारत पर ध्यान दो। अब फिर आगे जा रहा है उसी प्राचीन नीति से हमारा देश आबाद रहेगा, बर्बाद होने से बचाएगा। उसी नीति को नरेंद्र मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति के नाम से लागू किया है। उसको आप लोग अपनाओ। और उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो गोरखपुर में गीता प्रेस से 1988 में शिक्षा के कल्याण निकला था। उसको कहीं मिल जाए तो उठा के पढ़ो। उसमें कैसे कैसे प्राचीन शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। प्राचीन शिक्षा नीति के बारे में जानना है तो आज तो छोड़ दो। लोग कहेंगे कि आरएसएस का साजिश है, ठीक, लेकिन उस समय गीता प्रेस वाले को आरएसएस जाकर के ये दिया नहीं था। यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों का लेख है, उसको उठा करके पढ़ो। और उसका बड़े बड़े सबूत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में, जा कर के बल्लभी विद्यालय देखो, झांसी मोर्चा विश्वविद्यालय जा कर के देखो, प्राचीन समय का है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो रावलपिंडी के पास पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, जिसको जा कर के देखना है देखो। नालंदा विश्वविद्यालय गया मगध में पड़ा हुआ, उसको जा कर के देखो। वहाँ नालंदा में हुएनसांग आया था चीन से पढ़ने के लिए, भारत से वहाँ कोई नहीं गया था। अब हमारे भारत जो पीछे हो गया, यहाँ के शिक्षा को बर्बाद कर दिए, यहाँ के संसाधनों को बर्बाद किए। अंग्रेज तो उस समय कच्चा माल को भी कोई कुछ बनाने नहीं देना चाहते थे, यहाँ के लोग नहीं बनाते थे। यहाँ का कच्चा माल जाता था लंदन, वहाँ से बना करके आकर के भारत में महंगा बिकता था। सारा उद्योग धंधा अंग्रेज अपने हाथ में ले लिए थे। देखो, यहाँ अबरख निकलता है हजारीबाग में, वो अबरख वहीं जाता था। अब भारत में अपना बनने लगा। यहाँ के कुछ भी था कच्चा माल भारत में, उसको अपना माल अच्छा बना नहीं सकते हो। सब ले जाते थे सस्ते दर में, अंग्रेज ले जा करके लंदन से मना करके ला करके कहते थे कि हमारा है। तो देखो, सब कुछ बर्बाद कर दिया। भारत में पहले स्टील के बड़े बड़े कारखाना हुआ करते थे। अंग्रेजों से पहले वो स्टील के कारखाने में ये जो लोहा गलाने की जो भट्ठी है ना, इतनी हल्की होती थी कि आप किसी बैलगाड़ी में लाद करके ले जा सकते थे दूसरे गांव में, दूसरे जगह पर। अब तो भट्टियाँ बनती है लोहा गलाने वाली, बहुत वजन होता है। ताप तो खैर सभी में ताप उतना ही देना पड़ता है, 1400 सेंटीग्रेड, तभी जा कर के लोहा गलता है। देखो, साधारण ताप पर लोहा नहीं गलता पानी जैसे। लेकिन देखो, ये भट्टी का कमाल है। उस समय हल्की भट्टी में भी लोहा गल जाता था। बहुत कई हज़ार के मात्रा में भारत में लोहा फैक्ट्री था। यहाँ का लोहा विदेशों में जाकर के सोना के भाव में बिकता था। लेकिन अब जो है वही, अब भारत में वो पद्धति नहीं रह गई। अब महंगा पड़ता है, उतना सस्ता नहीं होता। तो देखो, भारत सब कुछ में आगे था। फिर हम सबको अपने पुराने जगह पर लौटना चाहिए। पुराने जगह पर लौट करके हम लोग अपने फिर भारत को फिर अच्छा, सुखी और समृद्ध बनाएं और अंग्रेजियत को छोड़ें। और हम एक बात ये भी कहेंगे इसी के साथ, अब यहाँ के हम अंग्रेजों के मानस पुत्र के बारे में भी ये कहें, हम किसी से बात करते मात्र 2 अक्षर भी पढ़ा हो, वो क्या कहता, हमारे लड़के को या हमको अगर विदेश जाना पड़े तो हम अंग्रेजी से ही काम चला लेंगे, अंग्रेजी ही बोल करके अब वहाँ का मेल जोल कर लेंगे, हमारे भाषा को लोग समझेंगे। लेकिन सब लोग विदेश नहीं जा रहे हो। अरे भारत इतना बड़ा देश है, क्या भारत में सभी राज्यों में घूम लिया तुमने? अपने भारत में जरा तो घूम लो। केवल ये हम देखते कि अपने देश से प्रेम नहीं है, उन लोगों का ये बात है, केवल ऊपरी मन से कहते कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन अंदर से विदेशी हैं। वो अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति का बढ़ावा देने वाले। देखो, अंग्रेजियत के
विदेश में जाने की बात दिखा करके अंग्रेजी अपनाया जा रहा है, अंग्रेजियत अपनाया जा रहा है। लेकिन भारत को बर्बाद करने का ये पहचान है। भारत का क्या होगा? भारत का नाम निशान मिटाओगे, फिर कहना ये भूल जाओ कि कहना मत कि हम मेरा भारत महान। अरे कहना पड़ेगा खुद कि मेरा भारत भिखारी, महान भिखारी कहना पड़ेगा। अगर ये स्वीकार है तो फिर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति सब कुछ छोड़ो, भूल जाओ। अभी इन शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।